जब भी कॉलेज में हमें जरूरत होती है, हमेशा उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। अपने बिजी शेड्यूल से, अपनी इतनी स्टडी से टाइम निकाल के हमेशा हमारे लिए आती है। मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मानसी को। धन्यवाद सर। मानसी जी, आप बताइए हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में। थैंक छात्राएं यू सो हमारी मच बहुत मैम उत्सुक फॉर हैं। योर काइंड वर्ड। फर्स्टली तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी ये पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। एंड स्पेशल थैंक्स शर्मा मैम और प्रज्ञा मैम को एंड प्रिंसिपल मैम को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं ये टॉपिक आप सबके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। प्लस जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि मैंने मेरा ग्रेजुएशन यहीं से कंप्लीट किया है। तो आई फील सो हैप्पी टुडे कि आज मैं इसी का पार्ट हूँ और आज मैं इस टॉपिक पे मैं प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ। एंड एक और चीज़ ये कहना चाहूँगी कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को हर एक टॉपिक का बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन दूँ। स्टिल आपको जो भी क्वेरी होती है तो आप एकदम फ्रीली मुझे कभी भी किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं। मैम, shall I begin now? ओके मैडम। Okay. यस मैम, स्टार्ट कीजिए प्लीज। Yes, I'm just a minute. Screen share करनी थी actually. Okay. Good afternoon, everyone. Today, I am going to present a presentation, giving a presentation on income from house property. आज हम यहाँ पे बहुत सारी न्यू न्यू टॉपिक्स और बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं मेरे प्रेजेंटेशन में क्या क्या कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। प्लस फिर मैं ये बताऊंगी कि कितने टाइप्स की हाउस प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट हमें क्या क्या डिडक्शंस देता है, एनुअल वैल्यू क्या होता है, उसका कंप्यूटेशन कैसे होता है। प्लस अगर कोई प्रॉपर्टी में हमारी जॉइंट ओनरशिप है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो हम आज ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जस्ट आप लोगों के लिए कि आप लोग जस्ट अगर मैं आपको कहूँ कि एक लाइन या एक वर्ड में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को समझाना है तो आप लोग कैसे समझाएंगे। अगर चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे तो वो भी ठीक चलेगा। जस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक ब्रीफ अगर एक वर्ड में आप लोगों को समझाना हो तो आप लोग क्या बोलेंगे। ओके। कोई बात नहीं, मैं एकदम अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी। इट मीन्स एनी बिल्डिंग जिसका असेसी जो है वो ओनर है। बिल्डिंग का मतलब इनकम टैक्स एक्ट में ये होता है कि कोई भी सुपर स्ट्रक्चर जो लैंड पे क्रिएट हुआ हो। अब सबसे पहले बात होती है हमारी यहाँ पे ओनरशिप की। जब भी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हैं तो जो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए वो होती है ओनरशिप की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हाउस प्रॉपर्टी में एक्चुअली इंक्लूड क्या क्या होता है। तो यहाँ पे इंक्लूड होता है हमारा बिल्डिंग और लैंड अटैच देयर टू। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्डिंग का मतलब होता है सुपर स्ट्रक्चर क्रिएटेड ऑन लैंड, मतलब लैंड पे कोई फुल्ली कंस्ट्रक्शन किया हुआ। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हमारा आता है लैंड अटैच्ड देयर टू। ये लैंड अटैच देयर टू, इनकम टैक्स लैंग्वेज एक वर्ड यूज करता है इसका, लैंड अपॉर्टेंट देयर टू, मतलब लैंड अटैच देयर टू। जैसे कि एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहूंगी। हमारी जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहती है उसमें हमारा घर कैसे कंस्ट्रक्शन किया हुआ रहता है। फर्स्ट हमारा पैसेज एरिया होता है, देन बाजू में हमारा गार्डन होता है, देन अगेन हमारा एक छोटा सा पैसेज एरिया होता है, एंड देन हमारा एंट्रेंस के बाद घर की एंट्री रहती है। तो वो जो गार्डन है और जो वहाँ पे पैसेज एरिया है उसे हम कहेंगे लैंड अटैच्ड देयर टू द बिल्डिंग। सो इसको हम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये आता है कि अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि जो फुल्ली कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, तो क्या आप उसे हाउस प्रॉपर्टी पे इंक्लूड करोगे। यस और नो। मैडम नो। यस सर, एकदम सही। अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी लैंड पे तो हम उसको हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं मानेंगे। बिकॉज टैक्स
क्लियर बोलता है कि वो जो लैंड अटैच्ड है वो अटैच टू द बिल्डिंग होना चाहिए, और सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन हम उसमें नहीं इंक्लूड कर सकते। अब अब बात आती है चार्जिंग सेक्शन की। थोड़ा सा वर्ड में टैक्स लैंग्वेज का भी यूज करूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा इनकम टैक्स से और ज्यादा नॉलेज आए। आप जब भी इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे तो आप सब जगह ये वर्ड सुनोगे कि ये चार्जिंग सेक्शन, बिकॉज ये इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट ही चार्जिंग सेक्शन से होता है। तो ये चार्जिंग सेक्शन जो है वो ये बताता है कि आपकी जो है टैक्सेबिलिटी कब अराइज होगी, मतलब कब आपको टैक्स पे करना है। तो आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हमें हाउस प्रॉपर्टी पे कब टैक्सेबिलिटी अराइज होगी उस चीज का यहाँ पे हमें कंडीशंस दिया हुआ है। तो वन बाय वन मैं उसकी कंडीशंस आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें पहली है कि देयर शैल बी अ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने पहले कवर किया कि वो एक बिल्डिंग होगी एंड लैंड अटैच्ड देयर टू। तो फर्स्ट कंडीशन आप समझ गए कि देयर शैल बी अ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब वो बिल्डिंग भी हो सकती है एंड लैंड अटैच्ड देयर टू द बिल्डिंग भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि असेसी शैल बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। अब बात आती है ओनरशिप की। तो इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी मिस्टर बी को, ठीक है। मिस्टर बी टेनेंट हुआ। अब मिस्टर बी अगेन वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा है सी को। अब वापस से अगर कोई टेनेंट अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा है, मतलब वो भी किराए पे दे रहा है, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो है सबलेट। इसका नाम होता है सबलेट, मतलब अगेन वो रेंट पे दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए को रेंटल इनकम मिल रही है बी से, और बी को भी रेंटल इनकम मिल रही है सी से। तो यहाँ पे जो है ए ट्रू ओनर है और बी जो है वो ट्रू ओनर नहीं है, मतलब रेंटल इनकम दोनों हो रही है, ए को भी हो रही है बी को भी हो रही है। बट क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो ओरिजिनल ओनर है और बी जो है वो ओरिजिनल ओनर नहीं है, तो जो यहाँ पे बी को रेंटल इनकम मिलेगी वो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शिफ्ट करेंगे एंड ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आप लोग को पांचों हेड्स की इन्फॉर्मेशन तो पता ही होगी कि हमारे कौन से हेड्स होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल गेन, सीजीबीपी, देन हमारा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये जो बी को इनकम हो रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगी, और ए को जो इनकम हो रही है वो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट करेंगे, बिकॉज ए जो है वो यहाँ का ट्रू ओनर है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अनम्यूट करके भी मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स का भी यूज करके मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। जस्ट लाइक पेइंग गेस्ट बिजनेस। हाँ, ये जो वो बिजनेस वाला पॉइंट है मैं उसे आगे भी कवर करने जा रही हूँ। इसका एक थर्ड कंडीशन आता है, ये हमने फर्स्ट तो यहाँ पे देख लिया कि प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेंट, यही वर्ड की मैं बात करती थी जिसका मीनिंग होता है अटैच्ड। फिर मैं बात कर रही थी कि असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि प्रॉपर्टी में बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस बट शुडंट बी यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी भारी भरकम लैंग्वेज में क्या लिखा है, बट बहुत सा एकदम सिंपल है इसका मीनिंग। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज आपकी एक कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है। आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं शॉप में। आप उसी शॉप में अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका गारमेंट बिजनेस हो गया या कोई भी टाइप का बिजनेस हो गया। तो वहां से जो आपको इनकम आ रही है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि आपने वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो जो वहां से इनकम अराइज हो रही है उसे हम कंसीडर करेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, एंड ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ओके। अब बात आती है स्पेशल पॉइंट्स की। मतलब ये पॉइंट्स मैंने स्पेशली इसलिए कवर किए कि मैंने अभी तक आपको जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया है उसका मैं कुछ कंक्लूजन 4-5 पॉइंट्स में हर थोड़े थोड़े टॉपिक्स के बाद देते जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक कंक्लूडिंग पार्ट में बता सकूं कि इन ऑल मैंने अभी तक आपको क्या समझाया। तो हमने बात की थी कि हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड बिल्डिंग। अब आप लोग कहेंगे कि बिल्डिंग में कौन कौन से टाइप की बिल्डिंग है भाई। तो बिल्डिंग है तो उसमें हम रेसिडेंशियल भी इंक्लूड कर रहे हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग भी इंक्लूड कर रहे हैं, ऑफिस शॉप ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। अब आती है बात
वेकेंट लैंड की। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भी वेकेंट लैंड है, ठीक है, तो उससे अगर हमने उसे रेंट पे चढ़ा रखा, अब अगर हमको उससे कोई इनकम अराइज हो रही है तो क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी? जैसे कि शर्मा मैम ने कहा कि नहीं, वो नहीं नहीं बनेगी मैम। बनेगी। हाँ, वो एकदम सही है। बिकॉज इसका रीजन इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा है कि अगर कोई वेकेंट लैंड है तो उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है, और यहाँ पे हमेशा फुल्ली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग और लैंड अटैच टू द बिल्डिंग ही आता है, इसीलिए अगर कोई वेकेंट लैंड से हमें इनकम हो रही है तो वो इसका पार्ट नहीं बनेगा। फिर आपको याद है मैंने एक सबलेट रिसीट का एग्जाम्पल कवर किया था कि ए ट्रू ओनर है मगर बी ट्रू ओनर नहीं है। ये वही पॉइंट है कि जो भी अगर हम बी अगर टेनेंट है और वो खुद रेंट पे दे रहा है तो वो भी इसमें कवर नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। फिर मैंने एक एग्जाम्पल कवर किया था कि हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन अगर है, बिजनेस वाला जो मैंने एग्जांपल लिया कि अगर आप आपकी बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दे रहे हैं शॉप में एंड देन आप वहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या वो उसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो वो उधर भी इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज वहां से जो बिजनेस इनकम आएगी हम उसे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ट्रीट करेंगे, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है हमारे पास कि इनकम अर्न्ड बाय असेसी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग ऑफ। मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई एक रैंडम पर्सन है, से मिस्टर एक्स, और अगर वो काम क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है एंड उसे रेंट पे लगा रहा है, तो वो इसी चीज का बिजनेस कर रहा है। मतलब प्रॉपर्टी का उसने परचेज किया एंड अगेन वो प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा दिया, तो उसका इस चीज का जो है वो बिजनेस चल रहा है। तो ये है कि इनकम अर्न बाय एसएससी, मतलब वो जो मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं हम, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग ऑफ, मतलब प्रॉपर्टी बाय करना एंड देन रेंट पे देना, तो उसे भी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसका बिजनेस ही क्या है, उसकी वो इनकम उसी के अकॉर्डिंग चल रही है जो अपना बिजनेस कर रहा है, तो उसे भी हम ट्रीट करेंगे पीजीबीपी में। अब बात आती है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की। तो इस पे आप लोग थोड़ा फोकस ध्यान से दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे ना एक मेजर अमेंडमेंट आया था अभी। तो अभी तक आपको जैसे पता होगा, आप सब एक्टिव हैं ना? एक्टिव है। ओके मैम। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की, तो दो हाउस प्रॉपर्टी है। एक है हमारी लेट आउट और एक है हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट का मतलब क्या है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे रहे हैं वो हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी है। और अगर हमारी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब वो प्रॉपर्टी हम खुद हमारे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मेजर अमेंडमेंट क्या आया था कि पहले मैं आपको अर्लियर सिचुएशन बता रही हूँ, फिर मैं आपको अभी की करंट सिचुएशन बताऊंगी कि अब क्या चल रहा है। पहले क्या था कि अगर आपके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो ठीक है, वो उसका आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, आपको कोई टैक्स उसमें नहीं पे करना पड़ेगा। बट अगर आपके एक से ज्यादा आ जाते हैं तो आप एक का एग्जाम्पशन तो क्लेम कर लोगे, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड उसमें आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। बट जो आपके दूसरा हाउस आ जाएगा उसको इनकम टैक्स एक्ट ये मान लेता है कि वो डीम्ड टू बी लेट आउट है, मतलब ऐसा माना जाएगा कि आपने उसे रेंट पर चढ़ाकर रखा है, तो वहां पे आपकी टैक्सेबिलिटी तो आ ही जाएगी। बट अब क्या अमेंडमेंट आया कि विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर आपका 2021, एक पर्सन जो है वो क्लेम कर सकता है हमारी टू प्रॉपर्टीज को एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसकी अगर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो। मतलब अगर अब आपके पास कोई दो प्रॉपर्टीज हो रही है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो आप उसमें दोनों में एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आप तीसरी प्रॉपर्टी भी ले रहे हो तो वो तीसरी प्रॉपर्टी इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा कि अब इसमें तो टैक्सेबिलिटी आएगी ही आएगी, बिकॉज अब आपको उसमें टैक्सेशन पे करना, टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो थर्ड प्रॉपर्टी को मान लेता है डीम्ड टू बी लेट आउट। भले ही आपने वो प्रॉपर्टी, भले ही अगर आप वो प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे नहीं दे रहे हो, वो घर पे ताला भी लगाओ, तो भी वो उसे ये मान लेगा कि वो डीम्ड टू बी लेट आउट है एंड उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि अ होम ओनर कैन क्लेम हिज टू प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रिमेनिंग एज लेट आउट फॉर द टैक्सेशन पर्पज। अब मैंने एक एग्जाम्पल कवर किया है जिससे और ज्यादा क्लैरिटी आए। जैसे
यू ओन अ हाउस इन बैंगलोर, एक घर हमारा बैंगलोर में है, एक घर हमारा एंड हमने प्लान किया कि हम एक और परचेज करने वाले हैं। तो अब मैंने जो अभी आपको पॉइंट डिस्कस किया उसके हिसाब से जस्ट आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर हम इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो क्या हम दोनों हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं? आप चैट बॉक्स में भी आप सब यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि कुछ किसी ने यस कहा था, यस हम दोनों को ट्रीट कर सकते हैं, नो इसलिए नहीं आएगा बिकॉज देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ना अभी एक अमेंडमेंट आया है, तो उसके पहले तक के जो अगर आप लोग जो ये कंडीशन पहले की उसमें बोलेंगे ना तो आप लोग बहुत सही हैं जो नो आंसर कर रहे हैं। बिकॉज अब क्या बोल रहा है एक्ट कि कोई भी पर्सन अगर दो प्रॉपर्टीज क्लेम कर रहा है एज सेल्फ ऑक्यूपाइड तो वो चीज अलाउड है। ये एक न्यू अमेंडमेंट है एंड ये अभी से ही स्टार्ट हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021। मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन कवर करूं कि हमारा एक घर बैंगलोर में है एंड एक और हम परचेज करना चाह रहे हैं, तो अगर हम इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम दोनों हाउस को अब सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर हम इफ यू यूज योर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर हम इसे यूज कर रहे हैं बिजनेस या प्रोफेशन के लिए तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी? देखिए, अगर आप आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो याद कीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ कवर किया था कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज हुई और वहां से कोई इनकम आई तो वो जाएगा पीजीबीपी में, और वो बिजनेस इनकम, यस काफी सारे लोग यहाँ पे सही आंसर्स भी कर रहे हैं, तो वो जो वहां से इनकम आएगी वो हमारी बिजनेस की इनकम बनेगी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं बनेगी। अब हम एक एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका टॉपिक है हमारा डिटरमाइनिंग द एनुअल वैल्यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं ना तो वो सबसे पहले होता ही एनुअल वैल्यू से है। अब एनुअल वैल्यू का मीनिंग क्या है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहे हो तो वहां से जो आपको एक्सपेक्टेड रेंट मिल रहा है ईयरली बेसिस में वो होती है हमारी एनुअल वैल्यू। मतलब कि आपका जो इनकम निकल रहा है हाउस प्रॉपर्टी से वो बिना एनुअल वैल्यू के कैलकुलेशन स्टार्ट ही नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि एनुअल वैल्यू क्या होता है। अब इनकम टैक्स एक्ट ये बताता है कि एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास चार फैक्टर्स होते हैं। पहले आप लोगों को मैं इस चारों का ब्रीफिंग देना चाहूंगी कि ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्या है, ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, ये फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। अब देखिए, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मतलब क्या हुआ आपका, जैसे कोई भी जो आपका ओनर है उसने अपना घर दे दिया रेंट पे, ठीक है, तो उसको वहां से जितना रेंट रिसीव हो रहा है ईयरली बेसिस पे वो हमारा हो जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव। ओके। अब बात आती है हमारी म्युनिसिपल वैल्यू की। अब क्या होता है कि हर एक एक एरिया बेस्ड पे म्युनिसिपल अथॉरिटी कोई एक आपका रेट कोट करके रखती है जिसको बोलते हैं हम म्युनिसिपल वैल्यू। अब हमारी बात आती है फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी की। तो एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप जिस लोकेलिटी पे रह रहे हैं उसी लोकेलिटी पे आपने एक दूसरा घर रेंट पे ले लिया, तो उसका रेट उस लोकेलिटी पे क्या है। मतलब मैं अगर इस एरिया में हूँ, इसी एरिया में मैं दूसरा घर अगर रेंट पे देखना चाहूँ तो मुझे कितना रेंट लग रहा है वो हमारा फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी होता है। अब बात आती है स्टैंडर्ड रेंट की। तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब ये है कि हमारा एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है जिसमें एक मैक्सिमम वैल्यू दी जाती है कि आपकी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम हम कितना रेंट चार्ज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। एक वापस से छोटा ब्रीफिंग देना चाहूंगी। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मतलब क्या, जो ओनर है अगर रेंट पे दे रहा है तो जितना रेंट उसे रिसीव होगा वो एक्चुअल रेंट रिसीव हो जाएगा।
अब बात आ रही थी अपनी म्युनिसिपल वैल्यू की। तो हमारी हर एक एक लोकेलिटी पे एक म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है जो एक म्युनिसिपल वैल्यू को डिसाइड करती है। इसे हम कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट मतलब अगर आप वही लोकेलिटी में किसी और घर को ये रेंट पे लेना चाह रहे हो तो आपको कितना रेंट लग रहा है वो उसका रहता है फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। एक होता है स्टैंडर्ड रेंट, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम हम कितना रेंट चार्ज कर सकते हैं वो बताता है स्टैंडर्ड रेंट। अब देखिए, एक टर्म आता है हमें एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब इसका भी मतलब वही है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहे हो तो जो रेंट आपको मिल रहा है उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। बट इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन समझिए, यहाँ पे बहुत इजी है, उसमें कुछ डिफिकल्ट जैसा नहीं है, वो आप लोगों को दिख रहा होगा बट बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया फेयर रेंट म्युनिसिपल रेंट ये क्या होता है। तो हमें कोई भी एक उसकी वैल्यू, कुछ भी इसकी वैल्यू दी है। तो ये हो गया अगर आपका 8,000 और 10,000, फेयर रेंट अगर 8,000 है, म्युनिसिपल रेंट अगर 10,000 है। तो इन दोनों में से पहले आप कंपेयर करोगे कि कौन सा अमाउंट ज्यादा है, मतलब विच एवर इज हायर। फेयर रेंट म्युनिसिपल रेंट में 8,000 10,000 कंपेयर किया तो वो आता है हमारा 10,000। फिर हम वो वैल्यू को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट मतलब कितना, जो मैंने आपको बताया कि कितना एक मैक्सिमम ये रेंट हम चार्ज कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का। ये मान लीजिए 12,000 है, ठीक है। तो पहले हमने 8 को 10 से कंपेयर किया तो हमारी वैल्यू आई 10,000। देन अगेन हमने वो 10,000 को कंपेयर किया 12,000 से, तो अब हम यहाँ पे लेते लेते हैं विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू आ जाएगा 10,000 जो कि हमारा बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। मुझे वापस से रिपीट करना है या आप लोगों को समझ आ रहा है? मैडम एक बार रिपीट कर समझ देंगे प्लीज। यस श्योर। देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे। समझ लीजिए कि आपका फेयर रेंट का वैल्यू दिया हुआ है 8,000, ठीक है। म्युनिसिपल रेंट का आपको वैल्यू दिया हुआ है 10,000। तो हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालने जा रहे हैं। तो हम 8,000 और 10,000 को पहले कंपेयर करेंगे तो हमारा दोनों का क्या होगा, विच एवर इज हायर, जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये विच एवर इज हायर। तो हमने लिया 10,000। फिर हम क्या करते हैं, उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 12,000 है तो मान लीजिए 10,000 और 12,000 में कंपेयर किए तो विच एवर इज लोअर, तो हम इसका लोअर लेंगे, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 जो कि बन जाएगा इसका एक्सपेक्टेड रेंट। अब क्लियर हुआ? जी मैडम जय जी। आपको शायद डाउट था। यस मैम। ओके, अब मैं बढ़ना चाहूंगी फाइनल कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। देखिए, सबसे पहले तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। एक चीज अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है ना उसकी टैक्स ये हमेशा निल होता है, मतलब इसकी एनुअल वैल्यू हमेशा निल आएगी। तो जब आप अपना आईटीआर भी फाइल करोगे तो आजकल तो सारा कुछ हमारा ये कंप्यूटर पे चलता है। तो उसके जो फॉर्म में भी आप जब खोलोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट है। तो जैसे ही आप उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड टिक करोगे ना तो वहां पे उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले ही नील आ जाएगा। तो इसीलिए ये हमेशा आपका नील होता है। अब बात आती है हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी की। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट का कैलकुलेशन तो सीख गए कैसे निकलता है। अब जो ओनर को रेंट मिल रहा है वो एक्चुअल रेंट हो गया, ठीक है। अब हम इस एक्चुअल रेंट को एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर कर रहे हैं ताकि हमको हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू समझ आए कि क्या आ रहा है। तो मान लीजिए ये जो एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहेगी एक्चुअल रेंट। ठीक है, वापस से रिपीट कर रही हूँ। मान लीजिए एक्चुअल रेंट हमारा है 45,000, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है 35,000, ठीक है। तो 45,000 और 35,000 में हमारा एक्चुअल रेंट बड़ा है, तो अब हम यहाँ पे जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे ना उसकी वैल्यू लेंगे हम 45,000। बट इसकी सेकेंड कंडीशन क्या आती है कि अगर जस्ट इसका अपोजिट केस है, जैसे कि आपका ये एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। और इसका दो रीजन आता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम फोकस दीजिए इसमें। इसका अगर रीजन वैकेंसी है या नहीं है, अब आप सोच रहे होगे कि ये वैकेंसी अगर मैं क्या क्या स्टार्ट कर दी।
तो समझिए कि जब आपने आपका घर, आप ओनर हो, आपने उसे रेंट पे दिया वो घर, और किसी वजह से जो टेनेंट था उसने घर छोड़ दिया, तो आपका घर हो गया खाली। तो वो जो खाली पीरियड रहता है आपके घर का, उसे हम कहते हैं वेकेंसी पीरियड। मतलब जिस पीरियड के लिए आपका जो रेंटेड हाउस था वो किसी वजह से खाली पड़ा है, तो अगर उसका रीजन वेकेंसी है तो हमारा जीएवी एक्चुअल रेंट हो जाएगा। और अगर उसका रीजन वेकेंसी नहीं है तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम एक्सपेक्टेड रेंट को लेकर चलेंगे। एक बार वापस रिपीट कर दे रही हूँ। समझिए आपके पास 45,000 था आपका एक्चुअल रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट था 35,000। तो आप यहाँ पे हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, इसलिए हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट को लेके चलेंगे। और अगर ये कम आता है तो कम आने पे आपको क्या करना है, दो रीजन हम देखते हैं कि क्या वो वैकेंसी के कारण है और क्या वो वैकेंसी के कारण नहीं है। अगर है तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को एक्चुअल रेंट लेते हैं, और अगर वो नहीं है तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को एक्सपेक्टेड रेंट लेते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं या आप मुझे चैट बॉक्स में भी क्वेरी डाल सकते हैं। अब थिंक आगे देखिए। बढ़ना चाहिए, शायद कोई नहीं पूछ रहा है तो, है ना? ओके मैम। यस, क्लियर बोल दिया मैडम जी सर लोगों। ओके ओके फाइन। देखिए, अब आज जो हमारा मेन टॉपिक है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये उसका पूरा एक टेम्पलेट है कि कैसे इसकी पूरी वैल्यू निकलती है। इसमें से हम काफी सारा ऊपर का चीज कवर कर चुके हैं। फर्दर स्लाइड्स में मैं आपको डिडक्शंस के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले हमने सीख लिया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद आती है, देखिए कि इनकम टैक्स एक्ट ना हमें काफी सारे डिडक्शंस देता है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक जस्ट ब्रीफिंग दे रही हूँ डिडक्शंस की, फिर मैं डिटेलिंग आपको कमिंग स्लाइड्स में पूरा बताऊंगी। पहला क्या है कि म्युनिसिपल टैक्सेस रहता है, तो जो मतलब लोकल अथॉरिटी जो टैक्स आपको पे करना रहता है, बट इसमें आपको किस चीज पे ध्यान देना है कि ये एक तो क्या होना चाहिए, पेड होना चाहिए, प्लस ये ओनर पे करेगा, तभी आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीख गए, उसमें से हमने माइनस किया हमारा म्युनिसिपल टैक्स, देन हम उसको डिडक्ट करने के बाद हमें मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। फिर बात आती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 की। मतलब अगर अगर आप इनकम टैक्स एक्ट को खोलते हैं, उसका पूरा वो लॉ पढ़ते हैं, और अगर आप सेक्शन 24 में जाएंगे तो आपको उसमें ब्रीफिंग देगा वो डिडक्शन की। मतलब कि अगर आपको आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है तो इनकम टैक्स एक्ट आपको किस तरीके के डिडक्शन अलाउ कर रहा है। सबसे पहला एक डिडक्शन जो है वो 24A है। जस्ट ये सेक्शन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ, ये एकदम ऐसे कुछ वो नहीं है कि एकदम याद ही रहना चाहिए, जिससे आपकी और नॉलेज बढ़े, इसीलिए मैं सेक्शन कोट की हूँ। सेक्शन 24A है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 30%। ये होता है हमारा फ्लैट डिडक्शन। मतलब हम इसे किससे माइनस कर रहे हैं, नेट एनुअल वैल्यू से। तो ये नेट एनुअल वैल्यू का फ्लैट 30% डिडक्शन होता है, चाहे आपका जो भी एनएवी का अमाउंट हो। अब बात आती है सेक्शन 24B की, जिसमें हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या बता रहा है आपको कि अगर आपने आपकी हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, ठीक है, तो वो लोन लेने पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो इनकम टैक्स एक्ट हमें उस चीज का डिडक्शन भी अलाउ करता है। वो चीज हमारी कवर होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे। ये पूरा निकल गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब मेन एजेंडा जो था कि अगर आपको आपकी इनकम निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की तो आप कैसे निकालेंगे, तो स्टार्ट किया मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू से कि इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है। फिर मैं आई म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में कि ये कब आपको डिडक्शन मिलता है, कब डिडक्ट करना है, नहीं करना है। इसमें दो चीज बस एकदम ध्यान रखनी है, एक तो वो ओनर पे करना चाहिए, ओनर पेड बाय ओनर ही होना चाहिए। फिर आता है हमारा ये माइनस किया तो हम निकाल लिए नेट एनुअल वैल्यू। फिर हमें इनकम टैक्स एक्ट जो डिडक्शंस अलाउ कर रहा है, मतलब सेक्शन 24A जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये आपको 30% पे चार्ज होगा ही होगा, जो भी आपका एनएवी का अमाउंट हो। फिर यहाँ पे हमारी बात आती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो मैंने बताया कि अगर आप आपकी हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहे हो तो आपको उस चीज पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसे भी उसका भी हमें यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। अब है यहाँ पे जस्ट
थ्योरेटिकल पॉइंट पे लिखा है कि एनुअल वैल्यू निकलती कैसे है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये 2 स्टेप्स में निकलता है। पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब जीएवी निकालते हैं और उसमें से हम डिडक्ट करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, मतलब ये ही चीज है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट किया तो हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब जैसे मैंने आपको बताया स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ये एक सेकेंड, ओके, स्टैट्यूटरी डिडक्शन यहाँ पे कुछ नहीं है, जो थ्योरी पॉइंट्स में लिखा है कि इसमें होता क्या क्या है और कब अलाउ होता है। तो जो चीज आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है वो जस्ट ये है कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो फ्लैट 30% पे हमें मिलता है एनएबी अमाउंट पे। तो ये है हमारा डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएबी। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ, एकदम फोकस से देखिएगा। जो हम इंटरेस्ट ऑन ये बोरोड कैपिटल का डिडक्शन लेते हैं उसमें ना हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के दो बाइफरकेशन करके दिया हुआ है। तो इसमें मान लीजिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है लेट आउट प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने उस प्रॉपर्टी के लिए लोन लेकर रखा है और आपने जो इंटरेस्ट पेमेंट्स किए हैं उसके लिए आपको डिडक्शन चाहिए। अब बात आती है कि डिडक्शन कितने तक का मिलेगा, किस क्या लिमिट होनी चाहिए, कैसे रहेगा। तो अगर हमारी वो प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है, मतलब अगर हम मान के रखें कि हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे ये लेकर चल रहा है कि हाँ वो डीम टू बी लेट आउट है, तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब उसमें आपको फुल डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आप उसमें। मेन जो आपको यहाँ पे फोकस करनी है ना चीजें, वो आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की, मतलब जिसमें आप खुद रह रहे हो, जो आप खुद अपने रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। तो इसमें क्या है, 3 पॉइंट्स है, एकदम ध्यान से सुनना कि अगर आपने उस प्रॉपर्टी के लिए जो लोन है वो लोन लिया था 1 अप्रैल 1999 के बाद, प्लस उसकी एक और कंडीशन ये आती है कि आप वो लोन को यूज कर रहे हो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, प्लस आपने जो लोन लिया है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 साल के अंदर अंदर, तब आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 लाख तक का अगर कोई अमाउंट आप क्लेम करोगे तो आपको 3 लाख का नहीं मिलेगा, बिकॉज जो एक्ट है वो ये बोल रहा है कि अगर आपकी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना तो उस पे आप मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बट अगर आप ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो कौन सी कंडीशंस रिपीट कर रही हूँ वापस, कि अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद, प्लस आपका लोन का पर्पस सिर्फ परचेज या कंस्ट्रक्शन था, एंड थर्ड कि आपका जो लोन लेके आपने अपना घर कंप्लीट कर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया 5 साल के अंदर अंदर, तो आप मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब बात आती है हमारी अदर केस की। अदर केस में क्या कवर होगा आप सोचिए जरा, जस्ट इसका अपोजिट। जस्ट अपोजिट मतलब अगर आपने लोन जो है वो लिया था अप्रैल के बाद, ठीक है, या फिर आपके लोन का पर्पस परचेज या कंस्ट्रक्शन नहीं था, या फिर आपका कंस्ट्रक्शन जो है घर का वो 5 साल के अंदर अंदर पूरा नहीं हुआ था, तब जो टैक्स आप ये एक्ट जो आपको लिमिट दे रखा है ना उसमें उसने कोट किया है कि हम सिर्फ 30,000 ही यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। वापस से रिपीट करूं कि आप लोग को समझ आ गया। मैडम एक क्वेश्चन है। हेलो जी मैडम आगे बढ़िए। बस मैडम एक सर क्वेश्चन सर है। कुछ सर बोल रहे हैं, कुछ सर कुछ बोल रहे हैं। अच्छा कोई पूछ रहा है? मैडम ये हाँ क्वेश्चन ये है, आपने बताया कि 1999 के बाद लोन लिया और 5 साल तक कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए फिर हम रिबेट क्लेम कर सकते हाँ हैं इंटरेस्ट पे। और एक ऐसा सिनेरियो है जैसे हमने लोन लिया और बिल्डर को दिया, बिल्डर सारा पेमेंट ले लिया, लेकिन वो आधा कंस्ट्रक्शन छोड़ के भाग गया, वो डिफॉल्टर हो गया है और हम्म बैंक हमसे तो पेमेंट ले रही है, हम्म तो क्या हम क्लेम कर सकते हैं क्या वो रिबेट अपने उसके इंटरेस्ट पे और जो हम ईएमआई पे कर रहे हैं? सर देखिए एक्चुअली जो एक्ट पे चीजें डिफाइंड है तो उसके हिसाब से तो नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें तो ऑलरेडी कंडीशन डाल के ही रख दी है कि 5 साल के अंदर अंदर अगर कंप्लीट होता है तभी आप उसमें 2 लाख क्लेम कर सकते हो, वरना तो फिर हम जो है वो अदर केस वाली कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो लीगली हम क्लेम नहीं कर सकते इनकम टैक्स रूल के मुताबिक, वो रिबेट हम इंटरेस्ट पे रिबेट क्लेम नहीं कर सकते, आपका ऐसा हाँ कहना है? हाँ सर, वो नहीं क्लेम हो लेकिन पाएगा फिर। लेकिन वो तो मामला सब जुडिस है, तो सब जुडिस है तो भी नहीं क्लेम कर सकते क्या?
मतलब वो कोर्ट सर में चल रहा सॉरी है आप मामला। एक बार रिपीट कीजिए। वो जो फ्लैट जो हमने बुक किया और हम्म जिसका हमने वो पेमेंट करना शुरू कर दिया, ईएमआई 5 साल से ज्यादा हो गया और हमें वो हैंडओवर नहीं हुआ, वो कंपनी हम्म डिफॉल्टर हो गई और ये मामला हम्म कोर्ट में चला गया। लेकिन बैंक हम्म। तो हमसे इंटरेस्ट ले रही है, ईएमआई ले रही है, तो क्या हाँ तो उस पे हम, अगर हाँ, हाँ तो बोलिए। उस पे, हाँ, तो उस पे हम रिबेट इनकम टैक्स से क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आपने बोला 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, यहाँ तो हुआ हम्म। नहीं, तो कैसे, देखिए क्या अगर वो सिनेरियो बनेगा? अगर ऐसा है कि वो केस शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब उसमें प्रॉपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो फिर वो एक एक्सेप्शनल कैटेगरी जैसा ट्रीट होगा और मे बी फिर उसके अकॉर्डिंग उसका डिसीजन आए। क्योंकि अगर वो मतलब बिल्डर के फॉल्ट के कारण है, आपके साइड से अगर कुछ वो नहीं है और अगर जी, उस चीज को कंसिडर करते हैं, तो मे बी शायद आपके फेवर में कोई डिसीजन आ जाए। नहीं वो डिसीजन आएगा, बात की बात है, बट आईटी रूल्स क्या बोलता है, वो देंगे कि नहीं देंगे हर साल रिबेट? आईटी सर रूल्स मैं तो कुछ नहीं बोलना देंगे। चाहूंगी। अच्छा। सर मैं भी जी, कुछ बोलना अब एक चाहूंगी। और सर आप क्वेश्चन। पहले ही बता रहे हैं। जी सर 1 मिनट प्लीज अरुण सर। सर सबसे फर्स्ट जी तो वो मकान अभी इनकम्प्लीट है, आपके पोजीशन में आया नहीं है। जी जी आईटी रूल ये बोलता है सर कि भले वो मकान आपके नाम पर, मान लीजिए फैमिली प्रॉपर्टी है और 2 भाई हैं और उनमें किसी जिसके पोजीशन में है, जी वो उसकी इनकम को फिर अपने उसमें शो करता है। तो सर फर्स्ट तो ये है कि आपके पोजीशन में आया नहीं है, तो जब तक कि वो जी नहीं आएगा वो इनकम टैक्स एक्ट में इनकम शो नहीं होगी उससे, नहीं आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए भी दिखा पाएंगे। या तो वो नहीं आपके नहीं नाम वो, से होना चाहिए, पोजीशन में होना नहीं चाहिए, नहीं तभी फिर मैम, आगे जो है सुनिए एक्ट ना से। मैम, हाँ वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, 2 फ्लोर है, नीचे आप रह रहे हैं, ऊपर रेंट सर दे दिया, ओनर होना तो वो तो, जरूरी ना, आपके नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपके पोजीशन में प्रॉपर्टी होना चाहिए। वो शर्तें कहाँ फुलफिल हो रही हैं? वो तो कागज दे चुका है मैम, पोजीशन नहीं दिया है। हाँ तो सर पोजीशन नहीं है तो फिर पेपर होने से नहीं होगा सर, पोजीशन भी होना जरूरी है। चलिए ये थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला मामला है, बट मैम ने क्लैरिफाई हाँ नहीं किया है सर, ये बहुत वैसे कुछ। भी सर जुडिशियल अब मैटर है, ये तो विवादित है। ये आप यहाँ पे मेन हम बात कर अच्छा रहे हैं इनकम अर्न करने और उसके संबंध में। ठीक सर, ठीक है, चलो तो उस संदर्भ में एक मानसी और मैडम। बात, जी, हाँ सर पूछिए। मानसी मैम से एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मान ये लीजिए फिर जी से सर। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, हम नीचे रह रहे हैं, ऊपर रेंट दे दिया है, तो हम्म। रेंट कैलकुलेशन में आएगा या नहीं आएगा इनकम टैक्स पर्पज से? देखिए अगर जो प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका सारा चीज सेल्फ ऑक्यूपाइड के अकॉर्डिंग ही निकलेगा। मगर अगर आपने उसे रेंट पे जो दे रखा है, तो जो हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन चलता है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अच्छा, आपने बताया सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया तो ऑलरेडी नील शो कर देता है, हाँ, तो बट अगर वो लेट आउट, आपका एक में ही है तो आप उसका पूछ रहे हैं या फिर अलग अलग बोल रहे हैं? नहीं नहीं, एक ही वो एक बिल्डिंग ही है, मकान उसमें में एक, हाफ हाफ बता रहे हैं मानसी। हाँ, मतलब एक कमरा रेंट पे है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे अच्छा, होगा? तो उसका फिर उसे ऐसा लेके चलेंगे कि आपने उसे डीम टू बी लेट आउट का चीज लेंगे और हम उसे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैम शैल आई मूव फॉरवर्ड? जी जी मैडम, आगे बढ़िए। अब देखिए एक एग्जांपल, इस इंटरेस्ट के डिडक्शन हम कितना क्लेम कर सकते हैं, मैंने वो कवर किया है। जैसे मान लीजिए कि एक मिस्टर एक्स एक पर्सन है, उसकी 3 हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 2 उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक उसकी लेट आउट है। एक बार ये टेबल वापस से रिवाइज कर लीजिए कि हमें 2 लाख का ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने पे मिलता है, और ये जो अदर केस है उसमें हमें 30,000 का मिलता है। अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं कि उसकी 3 जो है 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक लेट आउट है। उसने इंटरेस्ट कर रखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे 3 लाख का और लेट आउट प्रॉपर्टी पे 2,50,000 का। अब क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि मिस्टर एक्स जो है वो कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डीम टू बी लेट आउट, अगर लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है तो हमें कोई लिमिट नहीं दी गई है, हम पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। बट अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करूं और सपोज मैं इस क्वेश्चन के लिए ये लेकर चल रही हूँ कि इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें 2 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। अब इसने क्या करा है, इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे 3 लाख का है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम लिमिट उसकी 2 लाख है, तो हमें 2 लाख तक का पूरा डिडक्शन मिल सकता है। हालांकि ये 3 लाख है बट एक्ट 2 लाख ही बोल रहा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 लाख क्लेम कर सकते हैं दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। अब अगर लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करें, तो लेट आउट प्रॉपर्टी पे उसने पे कर रखा था इंटरेस्ट 2,50,000 का,
ये रहा हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या बोला था कि कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब अगर 2,50,000 पे करके रखते हैं तो हम पूरा का पूरा अमाउंट वहाँ पे एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो मिस्टर एक्स कैन क्लेम एक्चुअल अमाउंट दैट इज 2,50,000 एज अ डिडक्शन फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल था जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन आए कि कब कब कितना कितना हमें क्लेम करना है। अब देखिए, जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, उसमें हम दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। एक तो हमारा होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और एक होता है हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या इतना टेक्निकल चीजें आते जा रही है, थोड़ा क्लमजी हो रहा है, बट स्टिल इसके लिए भी एक एग्जांपल कवर किया है जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। मान लीजिए आपने आपकी प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया था 30 मई 2016 को, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी का पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 31 अगस्त 2019 को। तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब जब आपकी प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है, उसके पहले जो 31 मार्च आ रहा है, मतलब जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, अगर 31 अगस्त को हुआ है तो हम उसके पहले का 31 मार्च मतलब 31 मार्च 2019 तक का पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहेंगे। मतलब जिस दिन से लोन लिया वो डेट प्लस हमारा कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हुआ उसके पहले का, मतलब 31 मार्च 2019 तक का पीरियड जो है ये हमारा ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। प्लस इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली ये है कि ये हमको 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। इसका जो डिडक्शन है वो हमें हर एक एक इंस्टॉलमेंट वाइज मिलेगा जो 5 इंस्टॉलमेंट्स तक चलेगा। अब होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद तक के आपके फाइनेंशियल ईयर तक का ये पीरियड हो जाएगा आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। वापस से रिपीट करूंगी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब जब लोन लिया तब से और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले का 31 मार्च, तो ये हमारा कहलाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। एंड उस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद तक का पीरियड कहलाता है हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब देखिए, हमारी लास्ट कुछ 2-3 स्लाइड्स ही बची हैं, उसके बाद एक मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीज इंक्लूड की है जो पूरे सेशन का एक एग्जाम्पल है जिसमें हम और इंटरेक्ट करें। और मैं चाहूंगी कि आप लोग सब चैट बॉक्स या अनम्यूट करके रिप्लाई करें तो मेरे को भी समझ आएगा कि आप लोगों को मैंने जो समझाया वो समझ आ रहा है कि नहीं। तो बस ये कुछ 2-3 टॉपिक्स बचे हैं। और एक हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि डीम्ड ओनर क्या होता है। अब मान लीजिए एक ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस अराइज होती है जहाँ पे जो एक्चुअल ओनर है, मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, ऐसे तो ओनर नहीं है, मतलब उस प्रॉपर्टी का वो ट्रू ओनर नहीं था, बट ऐसी कोई सिचुएशंस अराइज हो जा रही है जिनके कारण उसे हम डीम्ड ओनर मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एक उसका प्रोविजन पढ़ रही हूँ फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हाउस फॉर विदाउट कंसिडरेशन बाय इंडिविजुअल, देन इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड एज डीम्ड ओनर। एकदम इजी है, कुछ नहीं है। मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, और बी जो है वो ए की वाइफ है। उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बी को। बी का बर्थडे था तो उसने अपनी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट उसे ट्रांसफर कर दी। तो विदाउट कंसिडरेशन मतलब एज अ गिफ्ट दे देना बिना कुछ रिटर्न में लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोविजन ही हम इसलिए लाए थे बिकॉज लोग क्या कर रहे थे कि वो ऐसी टैक्स प्लानिंग कर रहे थे जिससे कि वो टैक्स थोड़ा कम पे करे या फिर टैक्स का अवॉइडेंस कर रहे थे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये स्क्रूटनाइज किया कि ये चीजें लोग कर रहे हैं जिससे वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी शिफ्ट कर रहे हैं या अपना टैक्सेशन टैक्स लाइबिलिटी कम आए, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो उसने ये प्रोविजन निकाला कि जब आप आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहे हो बी को बिना कोई कंसिडरेशन के, जैसे यहाँ पे ए ने ट्रांसफर कर दिया बी को एज अ गिफ्ट में, हालांकि वो ट्रांसफर हो गई है बी के नाम पे, ओनरशिप भी आ गई होगी बी के नाम पे, मगर जो उसकी लाइबिलिटी आएगी वो ए के ऊपर ही आएगी बिकॉज ए ने ही उसे ट्रांसफर किया है, वो भी बिना कंसिडरेशन के। तो यहाँ पे अगर जिसकी टैक्स लाइबिलिटी देनी है, जिसे टैक्स पे करना है, वो आता है ए के ऊपर। अब एक सिचुएशन सेम ऐसी अराइज होती है कि अगर कोई एक पर्सन जैसे कि ए है, उसका बेटा सी है, उसका बेटा जो है वो अभी माइनर है, मतलब वो 18 ईयर्स की एज से कम है और वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दे रहा है अभी से। तो एक्ट क्या बोलता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड को भी ट्रांसफर कर दे रहे हो तो जो मिस्टर ए है उसी को वो टैक्स पे करना पड़ेगा, उसे ही हम डीम्ड ओनर मानेंगे। अब बात आती है हमारी जॉइंट ओनरशिप की और को ओनरशिप की। इसका मतलब क्या है कि आपकी एक कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें एक से ज्यादा ओनर है,
एक कोई भी हाउस प्रॉपर्टी हो गई, उसमें मैं भी ओनर हूँ या मेरा भाई या मेरी बहन, कोई भी एक और ओनर है साथ में, तो हम जॉइंटली वो प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं। तो इसमें एकदम सिंपल गोइंग है ये, जस्ट वी कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज यूजुअल। जैसे हम पहले जीएवी निकाले, फिर हम म्युनिसिपल टैक्स माइनस किए, फिर हमारी नेट एनुअल वैल्यू आई, फिर हमने डिडक्शंस क्लेम किया, उसके बाद हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया। ये हम कंप्यूट करते हैं इनकम एज यूजुअल। जस्ट एक मेजर चीज जो हमें इसमें फोकस करनी है वो क्या है कि हम उसे डिवाइड कर देते हैं ओनरशिप रेशियो में। मतलब जब आपकी जॉइंट ओनरशिप है या को ओनरशिप है किसी प्रॉपर्टी में, तो आपका रेशियो असाइंड होता है कि आपका शेयर असाइंड होता है कि किस विच शेयर में आप अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हो। तो ये हमारा डिवाइड हो जाता है ओनरशिप के रेशियो पे। अब हमारी बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके जो स्पेशल केसेस होते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी में हमें पूरा इंटरेस्ट मिल रहा है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में या तो 2 लाख का मिलेगा या तो 30,000 का मिलेगा। अब बात आ रही है कि अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को जॉइंटली किसी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो क्या 30,000 मैं अकेले लूंगी कि 15,000 मैं लूंगी और 15,000 मेरी बहन लेगी? ठीक है, तो अब आप लोग ये बताइए कि 30,000 ये सेपरेटली जाएगा या फिर 15,000 आएगा? तो जो आप लोगों को समझ आ रहा है आप वो आंसर कीजिए, फिर मैं इसका फाइनल कंक्लूजन तो बता ही रही हूँ। मैम 15,000 आएगा। 30-30। यस, शर्मा मैम एकदम करेक्ट है, मैम तो करेक्ट रहेंगी ही। देखिए यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ को ओनर्स हमारे कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे टैक्स क्या बोल रहा है, एक्ट क्या बोल रहा है हमको कि जितना आप क्लेम कर रहे हो ना, जितने भी को ओनर्स हो, शेयर आपको पूरा 30,000 का मिलेगा, ना कि 15,000 का। क्योंकि यहाँ पे लिखा है 30,000 या 2 लाख, जितना भी क्लेम कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन आ रही है, इनटू नंबर ऑफ को ओनर्स होगा। मतलब जितने भी ओनर्स है उनको सेपरेट 30,000 2 लाख, 30,000 2 लाख ऐसे मिलेगा, जो भी उसका केस होता है। तो 15,000 नहीं, 30,000 मिलेगा जितने भी को ओनर्स होंगे। चलिए, अब हम कुछ एक केस बेस्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग इंटरेक्ट करेंगे तो मेरे को भी मजा आएगा कि आपको मैंने जितना समझाया वो आपको थोड़ा भी समझ आया हो, तो जो आंसर्स आप देना चाहो आप दे सकते हो। सबसे पहले मैं एक केस ली हूँ कि अगर हमारे 3 घर हैं, ठीक है, और वो ऑक्यूपाइड है, हमारे सारे के सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब कुछ मेरे हैं, कुछ ऐसे घर के ही हैं पूरे, मतलब फैमिली ने ओन करके रखा है। तो इसका टैक्स बेस्ड इम्प्लीकेशन क्या आएगा? एनी आंसर्स? 3 घर है, एकदम ध्यान दीजिएगा, तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो टैक्स बेस्ड इम्प्लीकेशन क्या आना चाहिए? बताएं। आप चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। मैडम 2 घर की छूट मिल जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के, और एक को रेंट पे दिया गया मान के उस पे टैक्स लगेगा। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही कहा मैम ने कि अगर हमारे 3 हाउसेज है, तो मैंने आपको एक पॉइंट कवर किया था कि अगर 2 से ज्यादा हैं तो वो 2 तक का हमको एग्जम्पशन मिल जाएगा, और जो हमारा एक और घर है ना उसे हम लेट आउट मानेंगे और वहां पे हमारी टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब मैं सेकेंड केस कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे एक और, कि अगर हमारे 2 घर हैं, ठीक है, एक हमारा फार्म हाउस। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैडम, मैम एक क्वेश्चन है। सर। जैसे हाउस प्रॉपर्टी को यदि हम डोनेट करते हैं मैडम, गिफ्ट नहीं करते, टैक्स हाँ। लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो वो ना एक ट्रस्ट के अंडर हाँ, कवर हो जैसे जाता है। हाँ कहिए कहिए। बोलिए बोलिए मैम। अगर आप उसे कुछ बोल रहे थे जैसे सर, मैं डोनेट। जैसे डोनेट कर दिया मैडम, कोई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को डोनेट कर दिया, वो प्रॉपर्टी उसकी मतलब पैतृक संपत्ति नहीं है, तो वो टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? वो उनके ऊपर ही आएगी, बिकॉज वो डीम्ड ओनरशिप के अंडर ही डोनर होगा ना। अगर आप ट्रस्ट के उसमें भी दे रहे हो तो भी डीम्ड ओनर उसी को ही माना जाएगा। नहीं मैडम, रजिस्ट्री ऑफिस पे आप जाके पता करेंगे तो वो बोलते हैं कि ओनरशिप चेंज हो जाती है। सर मैं ऐसा एक बार अभी और मैं इसमें करंट में सुना मैडम।
ओके सर, मे बी मतलब मैं भी इस चीज पे एक मिनट मानसी, एक मिनट सर, ओनरशिप तो चेंज हो जाएगी सर, लेकिन इनकम टैक्स जो बोलता है वो अलग चीज बोलता है। और आपकी डोनेशन करने के बाद वो प्रॉपर्टी नहीं, उनके गिफ्ट नाम। वाले पे तो हाँ मैडम कोई सर, भी वो नहीं है। हाँ, गिफ्ट पे तो उस पे नहीं होता है मैडम। गिफ्ट पे रजिस्ट्री ऑफिस पे मैं पता किया तो वो कि यदि मान सर लीजिए आप दो डोनेशन दे रहे चीजों हैं, को उसकी मर्ज कर रजिस्ट्री रहे फुल हैं सर, फटी रहती है तो रजिस्ट्रेशन और जो राजस्व विभाग है वहां पे मकान के नाम वगैरह पे चढ़ाना कोई एक अलग मैटर है, बट यहाँ पे इनकम टैक्स अकॉर्डिंग बात हो रही है। जो मानसी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि आप अपनी इनकम छुपाने के लिए ही अपने मकान को अपनी वाइफ के नाम पे डोनेट कर रहे हैं, वो एक अलग कंडीशन है सर। मैडम ऐसे जैसे कि दोनों चीजों को मर्ज करके ही क्वेश्चन है मैडम। और दूसरा क्वेश्चन ये जी कहिए। पूछिए पूछिए, जितेंद्र जी अ, पूछिए। दूसरा ये था मैडम कि जैसे 5 इंस्टॉलमेंट में तो प्री कंस्ट्रक्शन पेड का इंटरेस्ट का छूट मिलता है। सपोज हाँ दैट मैंने लोन लिया 18-19 पे और मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और मेरे को बैंक वाले ने इंटरेस्ट लगा दिया, तो क्या मैं उसको 19-20 पे टैक्स रिबेट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? टैक्स पे छूट इंटरेस्ट पे। मेरा अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप नहीं ले सकते हैं। और बैंक वाला मेरे को इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और स्टेटमेंट दे रहा है, तो मैडम इनकम टैक्स की दृष्टि से नहीं, बट आप एकदम एग्जैक्टली एक्ट के अकॉर्डिंग देते हैं तो देखिए ना, हमने पहले कंडीशंस उसमें उसमें ऑलरेडी दी हुई है कि लोन अगर 1999 के बाद लिया प्लस वो 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो रहा है तभी आप उसमें उस चीज का क्लेम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। मैडम वो डोनेशन नहीं, वाले में एक क्या है और, मैडम, रिटर्न फाइल करते हैं सर ना। जितेंद्र सर, जिस दिन आपका मकान नहीं, कंप्लीट रिटर्न होगा, सर फाइल करते हैं जितेंद्र ना सर मैं मैडम, कुछ तो बोलना कंस्ट्रक्शन चाहूंगी। पीरियड का भी ना। हाँ मैडम। सर मैं ये बोलना चाहूंगी, अभी आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 साल तक आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है हाँ, मान लीजिए, ठीक है। लेकिन मेन है जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा वहां से 5 ईयर रखिए, आपको बैक ईयर इंटरेस्ट मिलेगी 5 इंस्टॉलमेंट में। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही 5 साल तक है सर, वो जो नहीं प्रीवियस ईयर मैडम, जो ये ब्याज रहेंगे। हाँ वो कह रहा था मैडम कि अभी ना जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इंटरेस्ट जैसे हम पटाते हैं होम लोन के नाम से निकला हुआ रहता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में ठीक है, उसकी भी आप छूट मिल पटाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पटाते जाइए। 5 साल जाती जैसे ही है। आपका मकान जिस दिन कंप्लीट होगा ना सर, वहां से 5 साल तक आप जितने भी बैक ईयर में इंटरेस्ट आपने अभी पटाया होगा उसको कंस्ट्रक्शन इक्वली कंप्लीट नहीं हुआ 5 रहता। पार्ट में डिवाइड करके आप उसकी छूट आपको मिल जाएगी। हाँ। ठीक सर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा मैडम, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी छूट मिल जाती है। सोने, अच्छा सर, अब वो सोनबीर सर आप कुछ बोल रहे थे। यहाँ पर ये डोनेशन डोनेशन वाले में पूछना चाहता कि यदि मेरी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को मैंने किसी ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, ट्रस्ट को कहना चाहिए कि कोई मंदिर ट्रस्ट है, कोई जो स्वयंसेवी ट्रस्ट है, उसको मैंने डोनेट कर दिया पूरा, और उसके बाद से मेरी बड़ी जो है उसमें उसकी रजिस्ट्री भी उस संस्था के नाम पे हो गई, हम उसके अब ऑनर नहीं रहे, तो क्या तब भी यदि उससे वहां कोई इनकम हो रही है तो क्या वो टैक्स मुझे पेड करना पड़ेगा? सर एक बार रिपीट कीजिए ना क्वेश्चन। जैसे कोई स्वयंसेवी संस्था है और कोई सामाजिक संस्था या ट्रस्ट को हमने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी और वो प्रॉपर्टी उस संस्था के नाम में रजिस्टर्ड भी हो गई, है ना, तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी से यदि कोई इनकम हो रही होगी वहां, है ना, तो वो फिर जैसे ये डीम्ड ऑनर वाला जो कंसेप्ट था, तो वो अब फिर लागू नहीं होगा वो डीम्ड ऑनर। वाइफ वाले केस में या रिलेटिव वाले केस में तो चलो हो सकता है, लेकिन हमने बिना ट्रस्ट के लिए जितने भी है ना वो काफी एक्सेप्शनल अलग अलग प्रोविजंस बना के रखे हैं। तो ये जो डीम्ड डोनर वाले केसेस है ना, इसमें एक मैंने शायद इसमें स्किप कर दिया या मैंने इंक्लूड नहीं किया है। एक तो मैंने जो आपको हस्बैंड एंड वाइफ का स्पाउस वाला रिलेशन बताया वो था, एक माइनर चाइल्ड था, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का पॉइंट कवर किया था। कोऑपरेटिव, हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो, तो उसमें भी एक पॉइंट कवर किया है कि उनका जो भी शेयर है, और अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिलोंग कर रहे हो, अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया क्योंकि आप वहाँ के मेंबर हो, भले ही आप उसको ट्रांसफर कर दे रहे हो तो भी डीम्ड डोनर उसी को मानेंगे जिसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें भी अगर हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रस्ट को तो डीम्ड डोनर हम ही माने जाएंगे। हाँ नहीं, लेकिन मैंने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ना हो, हम परमानेंटली किसी संस्था को डोनेट कर दिए,
हाँ और हम वहां से अपना वो रजिस्ट्रेशन, वो हमने उसकी पूरी मिल्कियत छोड़ दी ना, हमने डोनेट करके हम फ्री हो गए उससे, तो वो उस संस्था के नाम से रजिस्टर्ड हो गई। तो ओके। उसके बाद, और हम अभी उसके मेंबर नहीं है, संस्था के मेंबर नहीं है, तब भी क्या वो डीम डोनर होगा? अब इस सिचुएशन में वो शायद उसमें नहीं कंसीडर होगा, वो बट हाँ वो मैं भी इस पॉइंट पे और क्लैरिफिकेशन मेरा भी लूंगी, बिकॉज इधर मुझे भी एक बार और उस पूरा प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चाह रहा है। शायद सुनबीर मैम सर, ये जो है इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम का पॉइंट है, जो कि आगे के सेशन में शायद मेरे ख्याल से होगा, तब फिर उसमें क्लियर हो जाएगा। मैडम हाँ आप मैम, ठीक हो ना, आगे। मैम मैं आगे बढ़ूं। यस यस यस। अब देखिए, हम सेकंड क्वेश्चन पे थे कि अगर अब हमारे दो घर हैं, ठीक है, एक मान लो आपका मन हुआ छुट्टी मनाने जाना है तो आप हर वीकेंड अपने फार्म हाउस जाते हो, ओके। दूसरा घर आपकी वही सिटी में है, तो क्या ये दोनों को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करके दोनों का एग्जम्पशन ले सकते हैं? बहुत इजी है, फटाफट यस आप लोग मैडम, थोड़ा ले रेस्पॉन्स सकते हैं, कीजिए। क्योंकि हमको इनकम टैक्स में दो घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के हम उसमें टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। यस मैम, एकदम सही, आपने एकदम सही आंसर किया। अब मैं एक थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर रही हूँ कि मान लीजिए आपने जो है ना, जैसे क्वेश्चन है कि कैन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन। मतलब आप ये मान के चलो कि आपने लोन लिया है आपके किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से, तो आप उस चीज का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे? नहीं क्लेम कर सकते मैम। सोचिए 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 थोड़ा, फिर आंसर कीजिए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, इसका मैं आंसर करती हूँ। हाँ, इसमें ना मिल सकता है, बिकॉज लोन आप चाहे फॉर्मल सोर्स से लो या इनफॉर्मल सोर्स से लो, दोनों अलाउड है। बट यहाँ पे पहले आपका पर्पस देखा जाएगा कि आपका पर्पस पर्सनल पर्पस के लिए तो आपने लोन नहीं लिया है ना। अगर आप उसी चीज को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो ना, तो वहां पे आप क्लेम नहीं कर सकते हो। बट अगर वो लोन को आप परचेज ले लो, कंस्ट्रक्शन ले लो, रिपेयर ले लो या फिर रिन्यूअल ले लो, तो हमको वहां पे हम उस चीज का क्लेम कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए कि बस अगर वो लोन आप अगर फ्रेंड से लियो, रिलेटिव से लियो, और अगर उसे पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तब आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे को लगा कि एक बार शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने स्पेशली इसे इंक्लूड किया था। अब आती है बात कि अगर एक्सक्यूज मी आपकी मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम, ये तो फिर जैसे अगर हम रिलेटिव को या अपने फ्रेंड्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो सर मैडम फिर उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कुछ नहीं, पर रिटर्न आप में? तो आपने बैंक के उससे मतलब जब इससे लोन लिया तो हाँ, वो सब आपको ऑफिशियल तरीके से ही चलेगा, जिसके आपके पास प्रूफ होना चाहिए सब चीज का। अच्छा, क्योंकि बैंक से तो मैडम इंटरेस्ट वो तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, पर ना पर्सनली फ्रेंड्स लोग या उन लोग देना नहीं चाहते क्योंकि उनकी इनकम शो होगी। हाँ, आप ऐसे सारी डीलिंग करते हैं तो आपके बीच में एक अंडरटेकिंग साइन हो रही है, तो उसका भी एक आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना, तभी तो। नहीं तो फर्दर आप ये सब चीजें क्लेम करने जाओगे तो बैंक वाला बोलेगा इसमें तो हमारा फॉर्मल सोर्स था ही नहीं, तो अब उसमें वो फिर उसका अपना इंटरफेरेंस दिखाएगा ही नहीं। इसलिए आपकी एक अंडरटेकिंग दोनों के बीच में साइन होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसे ऑफिशियली ट्रीट कर पाएंगे। ओके मैडम। अब एक लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे सेशन का कि अगर आपकी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसमें हम कितना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं? ये तो मैंने बहुत बार अभी कवर किया है टॉपिक, तो मे भी शायद आप लोगों को सिर्फ इनकम फ्रॉम मैरिज हॉल इज गिवन ऑन रेंट देन इनकम मैम 2 लाख का। ये 2,30,000 2 लाख। डिपेंडिंग अपॉन हमारी जो भी सिचुएशंस आ रही हैं। ओके, एक क्वेश्चन आया था कि इफ इनकम फ्रॉम मैरिज हॉल इज गिवन ऑन रेंट देन इनकम विल बी ट्रीटेड एज दिस। अब देखिए, मैरिज हॉल को हम देते ही हैं सारा रेंटल बेसिस पे, ताकि उनका वहाँ पे जो है वो बिजनेस चल रहा है ना। वो अगर कोई भी एक बैंकेट हॉल है वो उसे उसमें दे रहा है, तो बट ऑब्वियस हम उसे पीजीबीपी में ही ट्रीट करेंगे, बिकॉज वहाँ पे उनका वो बिजनेस इनकम चल रहा है एंड ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसीलिए पीजीबीपी में कंसिडर होगा, आईएचपी में कंसिडर नहीं होगा।
हियर कम्स द एंड ऑफ माय सेशन। मैंने जितना मुझे लगा था कि मुझे सारे टॉपिक्स कवर करने, मैंने वो कवर किए। होपफुली आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ आया होगा, तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, आगे के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और मैंने ट्राई किया है कि मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो कि एक्चुअली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में है क्या क्या चीज़ और कैसे कैसे इंक्लूड करना है। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को ये स्लाइड चाहिए होंगी तो मैं मैम को पक्का से शेयर कर दूंगी, फिर वो आपको सर्कुलेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी बहुत मैम बहुत धन्यवाद मैडम। क्वेश्चन, मैम एक क्वेश्चन था। यस मैम मतलब मैं एक बार क्लियर करना चाह रही हूँ, आपने बताया है जैसे हमने एक घर खरीदा है और जो हाँ दो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम से है, तो जो उसका हाँ इंटरेस्ट आ रहा है लोन का जो बैंक का, तो उसको जब हमको क्लेम करना है अपने इनकम टैक्स में, हाँ। तो वो 2 लाख को जैसे आपने कहा कि 50-50 करेंगे कि दो कैसे करेंगे, ये मेरे को देखिए, पूछना था। ये जॉइंट ओनरशिप का मैंने टॉपिक कवर किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर उसके 2 ओनर्स हैं तो आपको सेपरेट उस चीज का शेयर मिलेगा, मतलब 30-30 दोनों का सेपरेटली मिलेगा, या 2 लाख सेपरेटली मिलेगा, जो भी हमारी सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंग। तो वो तो इंडिविजुअल शेयर है, जैसे मैं ना वही कि उसकी क्लियर करना चाह डिवाइड रही होगा हूँ, कुछ। वही क्लियर करना चाह रही, जैसे ज्वाइंटली है दोनों के नाम में, हस्बैंड एंड वाइफ के नाम में, तो तो दोनों जैसे को तो 2 लाख जो है वो 50-50 ना होके क्या 2 लाख हस्बैंड भी लेंगे और 2 लाख हाँ मैं भी ले हाँ। सकती हूँ क्या? यस यस यस। पर टोटल रेंट पेड कितना है वो भी देखना पड़ेगा ना। हाँ मतलब मैम जस्ट एक अगर कोई ऐसे कंडीशन लेके चल रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो ईच रही है कैंडिडेट, हाँ। तो नहीं वो क्योंकि नहीं हमारे हमको ये मिलता है, लेकिन मैंने कभी लिया नहीं है कि 2 लाख लेना है तो सिर्फ हस्बैंड ही लेते हैं, इसलिए आपका जो मैं लेक्चर सुनी तो मुझे लगा कि वो मैं भी ले सकती हूँ क्या, इसलिए मैंने ये पूछा। नहीं मैडम, इस चीज में अब क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। जहां तक हम समझते हैं, पहले ये था जो जो फर्स्ट ओनर है उसी को इंटरेस्ट रिबेट मिलेगा। आप कह रहे हैं दो दो दोनों लेगा, तो मतलब दिस हैज टू बी क्लैरिफाइड मे बी फर्दर फ्रॉम माय साइड। मे बी यू आर राइट, आई डोंट नो। सर हमारे फर्स्ट डे के यस जो यस सर। एक्सपर्ट थे उन्होंने भी यही सजेशन दिया था। ठीक मिस्टर है। विजय तो गोलचा जी ने भी सेम यही अभी सजेशन दिया था कि अगर आप को ओनर है तो फिर दोनों जो है वो छूट ले सकते हैं करके। नहीं, छूट ले सकते हैं तो दो दो चार नहीं होगा मैडम, 1-1 लाख ले सकते हैं। वो अमाउंट नहीं बढ़ ज्वाइंट जाएगा। अभी तो ओनरशिप दो भी है लाख ना उनकी, वो उसी प्रॉपर्टी पे एक सेम प्रॉपर्टी पे। 2 ओनर्स है ना। हाँ, को ओनर्स हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी का लिमिट है 2 लाख। आप उसको 4 लाख नहीं कर सकते इंटरेस्ट का। सर आप ये मान लीजिए ना, को ओनर है, 2 फ्लैट एक साथ कंबाइंड उन्होंने लिया है, तो ये मान ले कि एक का मालिक वो वो है और एक सिनेरियो का अलग है मालिक वो, मैम, फिर वो। वो सिनेरियो अलग है। लेकिन एक सिंगल हाँ प्रॉपर्टी है, उसमें आप को सर, अब ओनरशिप हैं। इसके लिए जो है वो हाँ, सीए ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, जो भी आपके टैक्स कंसल्टेंट होंगे। नहीं वो सही है मैडम। हमने जो लोगों को रिबेट दिया है वो एक ही को दिया है, दोनों को नहीं दिया है। ओके। हाँ मैम, इसीलिए मैं क्लियर करना चाह रही पूछना चाह रही रितेश हूँ। मैडम, आप रिटर्न फाइल अगर करती होंगी तो अपने जो भी टैक्स कंसल्टेंट है उनसे बात कर लीजिएगा। जी मैम, जी मैम। मतलब आपको पॉइंट मिल चुका है, आप एक बार उनसे पूछ सकते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। वो 2 लाख में आप शेयर कर सकते हैं, 1 लाख 1 लाख, बट दो दो 4 लाख नहीं होगा। वो अग्रवाल सर भी ऐसा ही बता रहे हैं। जी थैंक यू सर। चलिए ठीक है। अभी जी, इसमें कुछ कुछ चीजों में जो कंफ्यूजन है, मैं समझता हूँ कि और भी बड़े जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी और चर्चा कर सकते हैं। और मैडम का बहुत ही बढ़िया इंटरेक्टिव सेशन रहा ये। और मैडम ने बहुत ही क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन और एग्जाम्पल के आधार पर। हाँ, इनकी आवाज कट रही है। ये कौन? सुरेश जी, आपकी आवाज कट रही है, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, आवाज कट रही है, म्यूट कर लीजिए सुरेश जी। आवाज आवाज नहीं आ रही है। ओके। हाँ, तो ये सर और सर कोई, हाँ, मैडम को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया सेशन रहा और छोटे छोटे बिंदुओं को बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैडम ने समझाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से ये इस सेशन की सफलता इस बात से है कि लगभग पूरे समय 150 लोग जुड़े रहे
और हम लोग का ये तीसरा दिवस है जब हम लोग 150 से पार मतलब हमारे प्रतिभागी इसमें जुड़ रहे हैं। नहीं तो अक्सर ऑनलाइन प्रोग्राम में हम लोग देखे हैं कि कई बड़े बड़े प्रोग्राम लोग करते हैं कि 50 लोग नहीं जोड़ पाते लोग इसमें प्रतिभागी, क्योंकि अभी जो कोरोना काल से जो लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं तो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम जो हो रहे हैं तो लोग थोड़े बोर हो गए हैं। लेकिन ये कार्यक्रम की सफलता है कि इसमें इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और इतने अच्छे वक्ता हैं, तो और इस प्रकार से इसका वातावरण है कि लोग पूरे तीनों दिन लगभग 150 से ऊपर एवरेज रहा है हमारा। और ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से इसमें लोग शामिल होंगे और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए और ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मैं विधिवत धन्यवाद के लिए कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर लाली शर्मा मैडम को पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा कि अतिथि मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद सोनबीर सर। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षा प्राचार्य मैडम, हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मानसी काथानी, आपने बहुमूल्य समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम को अपने विचार जो है मतलब एक्ट की पूरी जानकारी लोगों को दी और हमारी शंकाओं का समाधान किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु मैं हमारे डॉक्टर बसंत सोनबीर सर का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने आज छुट्टी के दिवस पे भी जो है हमारे लिए समय निकाला। हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के संचालन में मुझे सहयोग प्रदान किया। सभी प्रतिभागी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्हीं की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सुनने वाले श्रोता नहीं रहेंगे तो बोलने वाले वक्ता क्या कर सकते हैं। तो मैं सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आगे के सेशन में भी वो इसी तरीके से जो है अपने ज्ञान वर्धन करें, क्योंकि बहुत अच्छे जो हमारे रिसोर्स पर्सन आगे भी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। हमारे तकनीकी सहयोग के लिए हमारे एक्सपर्ट गोविंद निषाद जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इनके बिना शायद ये कार्यक्रम स्टार्ट ही ना हो, क्योंकि उनका ही पूरा काम होता है ये पूरी जो तकनीकी खामियां हैं उनको देखने का और कार्यक्रम को निर्बाध रूप से चलवाने का। धन्यवाद। मैं भी एक थैंक्स करना चाहूंगी ये पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। स्पेशल थैंक्स शर्मा मैम को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज ये प्रेजेंट कर पाई आप सबके सामने। एंड ये सारे पार्टिसिपेंट्स का भी स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मेरे पूरे सेशन को सुना। थैंक यू सो मच। हम आगे भी आपको ऐसे ही याद करते रहेंगे मानसी, और उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगी समय निकाल। लाली मैडम से मैं आग्रह करूंगा कि मानसी मैडम को हमारे एलुमनी एसोसिएशन जो है कमला कॉलेज का उसका विधिवत सदस्य बनाएं और अगली बैठक में वो प्रत्यक्ष रूप से महाविद्यालय आए तो हम लोग बहुत अच्छा रहेगा। हमारी एलुमनी की प्रभारी गर्चा मैडम शायद जुड़ी हुई हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि मैडम को जरूर सदस्य बनाएं, ध्यान दिया जाएगा। अगली बैठक में आमंत्रित करें मैडम को। जी थैंक यू मैडम। कल हम लोग इसी समय जो 11:45 को कल जो चतुर्थ दिवस होगा उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशनल पे जो चर्चा होगी और इसमें सीए जो है प्रतीक बथवाल साहब जो है हमारे साथ जुड़ेंगे। बथवाल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और जो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो अभी साथी जुड़े हुए हैं वो कल अवश्य इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। और इस आशा को विश्वास के साथ कि आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं उनका पुनः धन्यवाद। प्राचार्य मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। थैंक यू। ठीक सर, कार्यक्रम इस प्रकार प्राचार्य महोदय के आदेशानुसार समापन की घोषणा की जाती है।